तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 113 और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हाजिर होंगे क्योंकि इस एपिसोड का लास्ट सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लगता है कि राइटर ने मेरी सुन ली और उसने यहाँ पर वो सीन डाल दिया है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जॉन ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने के बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार उठाता है और साथ ही अपनी शर्ट फाड़कर अपने डोले शोले दिखाता है। तो दूसरी तरफ से हमारा जो जूल यांग होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, साथ ही वो अपनी स्पेशल आंख से उसकी एनर्जी को महसूस करता है और कहता है ये एक बहुत ही विकेड और बिजार एनर्जी है, यानी कि एक किस्म की डिमोनिक एनर्जी और इस तरह की डार्क डिमोनिक एनर्जी जिससे मुझे भी यहाँ पर डर महसूस हो रहा है। मैंने इस तरह की एनर्जी पहले अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। इस तरह की एनर्जी जैसे कि यहाँ पर मुझे एक डार्कनेस की अबिस के अंदर खींच कर ले जाएगी, मुझे गहरी खाई के अंदर खींच कर ले जाएगी। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। तो जूल यांग से कहता है कि क्या तुम एक डीमन हो, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी तुम्हारी बॉडी से निकल रही है ऐसे लगता है कि तुम एक ट्रू डीमन हो। तो हमारा जो जॉन होता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे एक डीमन कह रहे हो। अच्छा, तो तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं एक डीमन हूँ। दूसरी तरफ से जूल यांग अपने हाथों की तरफ देखता है कि उसके हाथों के ऊपर वहां पर पसीना निकल रहा होता है, यानी कि उसे डर महसूस हो रहा है। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि हाँ, अगर तुम यहाँ पर मुझे एक डीमन समझ रहे हो तो फिर मैं यहाँ पर अपनी नई एनर्जी को एक नाम देना चाह रहा था। इस डार्क एनर्जी को मैं यहाँ पर आज के बाद से डिमोनिक की का नाम दूंगा। और हमारा जॉन वहां पर उस एनर्जी को डिमोनिक की का नाम दे देता है। जबकि दूसरी तरफ से हमारा जूल यांग जो होता है वो कहता है कि इस बंदे को यहीं पर मारना होगा वरना कल को जो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा जूल यांग जो होता है वहां पर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बात की गलतफहमी हो गई है। तुमने अभी भी यहाँ पर रिवोल्यूशनरी राम में ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस तो मिल जाती है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको या फिर मुझसे बात कर सको या मुझसे फाइट कर सको। लेकिन क्योंकि तुमने अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया और मैं पिछले कई सालों से ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी एनर्जी को स्टेबल कर चुका हूँ, तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी इस लायक नहीं हुए कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर मुझसे फाइट कर सको। और दूसरी तरफ से हमारी ब्लू स्पिरिट जॉन से कहती है कि हम दोनों यहाँ पर मिलकर फाइट करेंगे, जैसे जैसे मैं कहूंगी तुम्हें वैसे वैसे कोऑर्डिनेट करना होगा क्योंकि तुम्हारी एनर्जी फिलहाल के लिए स्टेबल नहीं है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है नहीं, तुम अपनी वुडन डॉल के अंदर छुप जाओ। वो कहती है क्या हो गया है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि एक बहुत ही पावरफुल शामन इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर उसने तुम्हारी एनर्जी को महसूस कर लिया तो वो तुम्हें कैप्चर कर लेगा और उसके बाद मैं दो लोगों से एक साथ फाइट करके तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इस अकेले से निमटने के लिए मैं काफी हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अपनी एनर्जी को किसी दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर करो ताकि वो उसका पीछा करते हुए उस तरफ चला जाए। तो हमारी ब्लू स्पिरिट वहीं पर से अपनी एनर्जी को वहां से एक अलग डायरेक्शन में फेंक देती है। तो जूल यांग कहता है कि अभी इसने क्या किया। तुम्हारा जॉन उसे कहता है क्या मतलब है किसने क्या किया। और ब्लू स्पिरिट वहीं पर लकड़ी की डोल बन जाती है और जॉन उसे अपनी जेब में रख लेता है। तो जूल यांग कहता है कि यहाँ पर मेरी जूनियर सिस्टर नहीं, वो जो लड़की मेरी जूनियर सिस्टर के जैसी दिखाई देती है जो तुम्हारे लिए यहाँ पर मुझसे फाइट कर रही थी, अभी वो यहाँ पर एक लकड़ी की डोल में चेंज हो गई। तुम्हारा जॉन कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम उसे देख सकते हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आंख कुछ ज्यादा स्पेशल है और तुम्हारे पास ये आंख नहीं होनी चाहिए, तो मुझे ये तुम्हारी आंख चाहिए। तो इसी के साथ ही जूल यांग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी आंख निकाल सकते हो। और दोनों वहां पर एक दूसरे को घूर कर देखते हैं, फिर साथ ही गायब हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वहां पर स्पीड में फाइट चल रही होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और दोनों के अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बिल्डिंग्स टूट रही होती हैं और दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों की पावर लेवल सेम होते हैं जिसकी वजह से दोनों में से किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो जूल यांग जो होता है वो इस बात से हैरान होता है कि इस ब्रेक थ्रू करने के बाद अब यहाँ पर इसकी स्पीड कम से कम इतनी बढ़ चुकी है कि ये मेरे हर एक रिएक्शन यानी कि मेरे हर एक जब मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ उसके बदले में यहाँ पर रिएक्शन देता है और साथ ही वो स्वर्ड फॉर्म ऑफ हीवन को यूज करते हुए हमारे जॉन के ऊपर अटैक करता है। जबकि हमारा जॉन जो होता है वो अपनी स्पेशल टेक्निक मूनलेस विंड व्हाइट स्वॉर्ड के टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर स्लैश लगाता है। दोनों की स्लैशेस वहां पर आपस में टकरा रही होती है और साथ ही वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं। तो जूल यांग उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताऊं कि तुम यहाँ पर मेरे लेवल के ऊपर तो पहुंच चुके हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो एक्सपीरियंस का है। जबकि हमारे जॉन को उसके कंधे के पास वहां पर एक वीक स्पॉट दिखाई देती है। तो जॉन अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो जूल यांग की गाल के ऊपर एक कट लग जाता है। तो हमारा जॉन कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया। जबकि दूसरी तरफ से हमारा जूल यांग जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है और कहता है अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर जब अटैक करने लगता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ता है और अपने हाथ से अपनी तलवार को छोड़ देता है, जिसकी वजह से जूल यांग को उसके ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता है। वो उसकी थोड़ी के ऊपर एक जबरदस्त घुटना मारता है और उसे कहता है अवेकनिंग के बावजूद तुम्हारे पास काफी खतरनाक एनर्जी है, लेकिन जब तक तुम उसे यूज करना सीख नहीं लेते तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारा जॉन उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर रहा था। जबकि इसी के साथ ही हमारा जूल यांग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसे यहाँ पर रिवोल्यूशनरी राम में पहुंचने का स्पेशल टाइटल मिला है और इस दुनिया में स्पेशल पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। कोई भी यहाँ पर हेवन एंड अर्थ में मेरे जितना पावरफुल नहीं है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जॉन की बॉडी के अंदर दंसा देता है। तो हमारी ब्लू स्पिरिट भी चलाकर उसे कहती है कि लड़के लड़के क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ ही वहाँ पर टोड पॉइजन किंग मास्टर बेग साहब पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ग्रेट यंग मास्टर यानी फर्स्ट यंग मास्टर जूल यांग ये तुम क्या कर रहे हो, ये लड़का मेरा डिसाइपल है, प्लीज यहाँ पर इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। और उसके करीब पहुंचने के बाद उसे बताता है कि ये मेरा डिसाइपल है। तो जूल यांग उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे कि मैं इसे फाइट कर रहा हूँ और क्या तुम यहाँ पर अपने फर्स्ट यंग मास्टर के सामने आकर
अपने डिसाइपल के लिए माफी की भीख मांगने वाले हो। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा जियोन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जब उसका हाथ पकड़ता है उसे कहता है कि देखो तो मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, क्योंकि तुम पहले जहाँ पर मुझे पकड़ा ही नहीं दे रहे थे, जबकि तुमने खुद यहाँ पर अपनी मौत को दावत दी है, तो फिर मैं जहाँ पर इस मौके को क्यों छोड़ूंगा। और इसी के साथ दिखाता है कि जहाँ पर हमारे जूलियोंग ने अपना हाथ उसकी बॉडी के अंदर दंसाया था, वहीं पर हमारे जियोन के मसल्स जो होते हैं वो टफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो वो कहता है मैं अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो मुझे इसकी गर्दन काटनी होगी। और वो अपने दूसरे हाथ के ऊपर एनर्जी की स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन बेग साहब वहाँ पर नीचे उतरते हैं और उसका बाजू पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट यंग मास्टर जूलियोंग प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, क्या तुम मेरी मौजूदगी में यहाँ पर मेरे डिसाइपल को जान से मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें बताया भी कि ये मेरा डिसाइपल है। तो इसी के साथ ही जूलियोंग उसे कहता है तो क्या यहाँ पर इस बात से कोई फर्क पड़ता है? क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर के ऑर्डर को मना करोगे? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि साइड के ऊपर रहो, जहाँ पर मुझे इस लड़के को मारने दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो तो फिर रोक कर दिखाओ कि अगर तुमने यहाँ पर मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो फिर आज के बाद से मैं तुम्हारा भी दुश्मन हूँ। और तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ तो फिर चीफ भी तुम्हारे दुश्मन है। तो बेग साहब होता है वो चलाकर उसे कहता है कि यहाँ पर लाइन क्रॉस मत करो, तुम यहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे पर ऑर्डर चला सकते हो। और दूसरी तरफ हमारा जियोन जो होता है वो उसके बाजू को खींचकर खुद उसके करीब पहुंच जाता है और साथ ही वो बेग साहब से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बाजू को पकड़ कर रखो, हमारे पास इस तरह का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसे टक्कर मारता है, जबकि दूसरी तरफ से जूलियोंग एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे टक्कर मारोगे, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। अब वो यहाँ पर उसे टक्कर मारता है, दोनों अपने सर टकराते हैं। तो इसी के साथ ही जियोन का सर फूटता है और उसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ से हमारा जो जूलियोंग होता है उसका सर भी फूटता है और उसे ब्लीडिंग हो रही होती है। तो जूलियोंग चिल्ला कर कह रहा होता है कि देखता हूँ कि तुम दोनों मिलकर कब तक यहाँ पर मुझे रोक कर रख पाते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये एल्डर बेग साहब मुझे रोक कर रख पाएगा? जबकि हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से उसकी बॉडी के साथ लिपट जाता है और साथ ही वो अपनी स्पेशल पॉइजनस एनर्जी को रिलीज करता है, क्योंकि हमारे जियोन का ब्लड और उसकी पूरी बॉडी क्योंकि ब्लड है, इसी वजह से वो उसकी बॉडी के साथ लिपट कर अपने पॉइजन को उसकी बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है और कहता है चाहे तुम यहाँ पर इवोल्यूशनरी ड्रामा में क्यों ना हो, लेकिन जब यहाँ पर फुल ब्लड तुम्हारा फुल पॉइजन तुम्हारी बॉडी के आर पार होगा तो क्या तुम यहाँ पर अपनी पूरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को नॉलिफाई कर पाओगे? लगता नहीं है कि तुम ये कर पाओगे। और जूलियोंग जो होता है यहाँ पर उसे भी एक झटका लगता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर पॉइजन उसकी पूरी वेन्स के अंदर फैल गया तो उसे नहीं निकाल पाएगा। तो जूलियोंग जो होता है वहीं पर से अपने हाथ के ऊपर उसने जो स्वर्ड एक्टिवेट की होती है वहीं पर से अपने हाथ को हमारे जियोन की तरफ मोड़ता है, ताकि वो उस एनर्जी की स्वर्ड जो है उसका रुख हमारे जियोन के सर की तरफ हो जाए। और वो तलवार जो होती है वो जैसे हमारे जियोन के सर के अंदर पियर्स होने लगती है और वो उसे कहता है कि कमीने कही कि मैं तुम्हें आज यहीं पर मार डालूंगा। और जब वो तलवार जियोन के औरदा करीब पहुंचती है, इसी के साथ ही बेग साहब जो होते हैं वहां पर जूलियोंग की गर्दन के ऊपर मारते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि पॉइजन की वजह से वो पहले काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। तो उसके बेहोश होने के बाद बेग साहब से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि अब इतना काफी है। तो अब यहाँ पर वो जियोन से कहते हैं कि चलो यहाँ से निकलते हैं। तो जियोन कहता है नहीं, मुझे इस कमीने को मारना है। तो बेग साहब से कहता है अगर तुमने यहाँ पर इस लड़के को मार दिया तो फिर यहाँ पर इस सेक्टर के चीफ हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम उनके फर्स्ट डिसाइपल को इस तरह से नहीं मार सकते। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि ये कमीना मुझे मार सकता है तो मैं इसे क्यों नहीं मार सकता? अगर यहाँ पर मैं इसे अपना दुश्मन बना सकता हूँ तो फिर चीफ को भी बना सकता हूँ। लेकिन मास्टर बेग साहब की बात मानने के बाद वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इस कमीने को जिंदा छोड़ देता हूँ। और साथ ही हमारा जियोन कहता है लेकिन एक चीज, वो तो मैं नहीं छोड़ने वाला। और साथ ही हमारा जियोन उसकी आंख के अंदर अपना हाथ डालता है, उसकी आंख के अंदर से उसकी आई बॉल को बाहर निकाल लेता है और कहता है इस कमीने के लिए ये आंख कुछ ज्यादा स्पेशल है, इस कमीने के पास ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कमीना तो वैसे भी मुझसे बदला लेने के लिए आने ही वाला है। तो चलो अगली बार ये कम से कम इस आंख को तो यूज नहीं कर पाएगा। तो जब और सीजन 1 की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं, तो उसके बाद इसकी एपिसोड्स काफी महीनों के बाद आने वाली है। तो सीजन 1 फाइनली जहाँ पर रैप अप हो रहा है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा जियोन जो होता है वो जूलियोंग की एक आंख निकाल देता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मास्टर बेग अपने पास से एक पॉइजन इल्यूडिंग पिल निकालते हैं और उसे खिला रहे होते हैं। तो जियोन कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उसे कहता है मैं इस लड़के को एक पिल दे रहा हूँ ताकि इसकी बॉडी से पॉइजन को न्यूट्रलाइज किया जा सके, इसकी बॉडी के अंदर ज्यादातर पॉइजन को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये पिल एक बहुत ही खास किस्म की पिल है जो कि सालों में सिर्फ एक बार बनती है। इसी वजह से हमारी फैमिली के अंदर भी इस तरह की बहुत ही कम पिल्स हैं, लेकिन अब जबकि टाइम बहुत ज्यादा कम है और इस लड़के को बचाना भी जरूरी है, इसी वजह से मैं इस पिल को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो मैं जियोन उनसे कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मेरी वजह से आप यहाँ पर बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। तो मास्टर उसकी तरफ देखते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी फैमिली की रक्षा करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारा जीवन वहाँ पर उसकी बात सुनकर काफी हैरान होता है और उसे अपने दादाजी याद आते हैं कि ये बंदा जिसने अभी यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट किया है और मेरा मास्टर बना था, ये बंदा यहाँ पर मेरे लिए अपने चीफ के साथ पंगा लेने को तैयार है, क्योंकि इसका सेक्टर लीडर जिसका डिसाइपल जिसकी मैंने आंख निकाल दी है वो यहाँ पर इससे गुस्सा होने वाला है। मास्टर बेग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर चीजों को रैप अप कर दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब चाहिए, तो क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? तो वो उसे कहता है कि सबसे पहला सवाल मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि ये मास्टर तुम्हारे से फाइट कर क्यों रहा था? क्योंकि फर्स्ट यंग मास्टर जूलियोंग बहुत ही कम बाहर निकलता, तुमसे ये फाइट कैसे कर रहा था? तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, इसने मेरे ऊपर पहले अटैक किया था। तो वो कहते हैं लेकिन कोई वजह तो होनी चाहिए। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि ये मुझसे डरता है, इसे लगता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से इसने मुझसे बातें की थी उन सभी बातों को देखकर तो मुझे यही महसूस हुआ, इसी वजह से इसने मेरे ऊपर अटैक किया है। तो मास्टर बेग उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछूंगा, मुझे ये बताओ कि तुमने इवोल्यूशनरी ड्रामा में ब्रेक थ्रू कब किया? तो हमारा जियोन कहता है कि इसे फाइट करते वक्त, जब हम लोग फाइट
फाइट कर रहे थे इसने मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया और उसी वक्त मुझे थोड़ी बहुत एनलाइटमेंट मिली और मैं साइड के ऊपर बैठकर वहां पर कल्टीवेट कर रहा था और मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। तो इस बात से मास्टर बेक को भी झटका लगता है, तो वो उसे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ, मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो, मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर उसकी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को टच करके उसकी बॉडी में पॉइजन डाला, ये तो हमारी फैमिली की एक बहुत ही खास सीक्रेट टेक्निक है। मैंने तुम्हें एक बुक दी थी, यानी मैंने तुम्हें पॉइजन आर्ट की एक बुक दी थी, लेकिन इतनी जल्दी तुमने उसके अंदर से उस टेक्निक को मास्टर कैसे कर लिया। तो जॉन कहता है कि मैंने इस बुक के कंटेंट्स को पढ़ा था और मेरे पास एक बहुत ही खास एबिलिटी है कि मैं जब किसी बुक को पढ़ता हूं तो मैं उसको मेमोराइज कर लेता हूं। तो उसके अंदर कुछ सीक्रेट कैरेक्टर्स थे जिनको मैंने यहाँ पर पूरी तरह से याद कर लिया और जब मैंने यहाँ पर अपने दिमाग के अंदर उनको इमेजिन किया तो मुझे वो कैरेक्टर्स जो थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो परफॉर्म हो रहे हों। यानी कि ये समझ लो कि मैं उन्हें वहां पर परफॉर्म करते हुए खुद अपनी आंखों के सामने देख रहा था और उनकी इमेजेस को देख देखकर मैंने वहां पर उस टेक्निक को परफॉर्म कर लिया और टेक्निक परफॉर्म हो गई। मास्टर बेक को ये बात सुनने के बाद और भी हैरानी होती है और मास्टर बेक कहता है कि क्या वाकई में इस तरह का कोई टैलेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इस तरह के लड़के ने जिसने यहाँ पर फाइटिंग के दौरान इवोल्यूशनरी राम में ब्रेक थ्रू कर लिया, सिर्फ एक बुक को याद करके इस लड़के ने यहाँ पर उस पॉइजन आर्ट को मास्टर कर लिया। ये लड़का तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर है। फिर साथ ही वो यहाँ पर यूल जोंग की तरफ देखता और कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रेट यंग मास्टर यानी कि फर्स्ट यंग मास्टर जो है वो इसी वजह से इससे डर रहा होगा, क्योंकि इस तरह का लड़का जो कि यहाँ पर फाइटिंग के दौरान ब्रेक थ्रू कर सकता है तो कल को यहाँ पर हो सकता है ये पूरे के पूरे सेक्टर की किस्मत बदल दे। इसी वजह से मुझे लगता है कि फर्स्ट यंग मास्टर ने इसे मारने की कोशिश की क्योंकि कल को वो उसके लिए खतरा बन सकता था। और साथ ही मास्टर बेक वहां पर खुश हो जाते हैं और साथ ही वहां पर उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने तो यहाँ पर जैकपॉट हासिल कर लिया है। इस लड़के को मैंने अपना डिसाइपल बनाकर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि ये लड़का बिल्कुल एक खजाने की तरह है, एक हीरे की तरह जिसे तराश कर चमकाना बाकी है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर से हुरैंग की बॉडी को उठाता है और अपने मास्टर से कहता है कि तो फिर ठीक है मास्टर, मैं वी सोयोन के पास जा रहा हूँ, इसे उसके पास डिलीवर करके आता हूँ। तो मास्टर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि ये दोनों मास्टर और डिसाइपल आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो मास्टर उसे कहता है कि अब जबकि हम लोगों ने यहाँ पर ये कांड कर दिया और तुम मेरी फैमिली का हिस्सा और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, तो अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा कि सारा इल्जाम हमारे पर ना आए। अब यहाँ पर सिर्फ दो लोग बचते हैं, सेकंड यंग मास्टर जैंग और थर्ड यंग मिस वी सोयोन। जैसा कि यहाँ पर सभी को पता है कि तीनों डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे हैं सक्सेसर की पोजीशन के लिए। अगर तुम बाकी के दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारे पर सारे का सारा इल्जाम नहीं आएगा कि तुमने फर्स्ट यंग मास्टर के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ पर पता चलता है कि तुम किसी पार्टी के मेंबर नहीं हो और चीफ को ये बात पता चलती है, यानी सेक्टर लीडर को ये बात पता चलती है कि तुमने यहाँ पर इस लड़के के साथ ये सब कुछ किया है, तो फिर वो तुम्हारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर बेक उसे कहते हैं कि हम लोग तो वैसे भी यहाँ पर अब इतने पावरफुल हो चुके हैं कि अगर हम दोनों, क्योंकि मैंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं भी इवोल्यूशनरी राम में पहुंच चुका हूं और तुमने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, हम दोनों की इकलौतों की पावर इतनी है कि हम लोग पूरे का पूरा एक सेक्टर हिला सकते हैं, पूरे का पूरा अपना एक सेक्टर बना सकते हैं। तो जरा सोच कर देखो कि हम लोग अगर यहाँ पर किसी एक डिसाइपल को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अगर तुम किसी को ज्वाइन करोगे तो फिर मैं तुम्हारा मास्टर हूं, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा और तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर डार्क लॉर्ड जिस सेक्टर से तुम हो वो लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो डिसाइपल जो है वो यहाँ पर अगला सक्सेसर बन जाएगा। तो हमारी जो ब्लू स्पिरिट होती है वो जियोन से कहती है कि इवोल्यूशनरी राम में ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम्हारी पावर लेवल्स वाकई में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम जिस भी डिसाइपल को सपोर्ट करोगे वो अगला सक्सेसर बन जाएगा। तो मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो वी सोयोन को चूज करो या फिर सेकंड यंग मास्टर जैंग को चूज करो, तो तुम किसको चूज करोगे। तो हमारे मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये वी सोयोन को ही चूज करेगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वो लड़की जैंग से ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर सेकंड यंग मास्टर जैंग को चूज कर लेता है। तो वो कहता है कि ये क्या, तुम उस बद दिमाग को क्यों चूज कर रहे हो, वो उसकी मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो सिर्फ एक अखड़ दिमाग का है जो कि सिर्फ अपनी पावर्स को रिलीज करना जानता है, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा जियोन कहता है लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए उनके सबऑर्डिनेट्स को, तो मुझे लगता है कि सेकंड यंग मास्टर जैंग के सबऑर्डिनेट्स उसके लिए जान देने को तैयार है, वो उसके बहुत ज्यादा वफादार है। उसने जितने भी साथियों को अपने पास इकट्ठा करके रखा है वो सभी लोग उसके वफादार है, जबकि अगर वी सोयोन की बात की जाए तो उसके साथी उसके वफादार नहीं है। कुछ लोग जो कि उसने इकट्ठे किए हैं वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, जैसे कि पहले यहाँ पर एक बंदे ने मेरे पर अटैक किया और उसके बाद दूसरा ये मुच्छड़ होरैंग जिसको उसने मुझे बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन ये कमीना मुझे जेलसी में मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये उसके प्यार में पागल हुआ पड़ा है। तो मास्टर बेक उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि सोयोन के पास मार्शल टैलेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो एक खूबसूरत और कमजोर लड़की है जिसकी वजह से उसके साथी जो है वो उसका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यंग मास्टर जैंग के सक्सेसर बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मास्टर बेक उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम जैंग न्यूगैक के पास जाओ, जाकर उसे बताओ कि हम लोग उसका साथ देंगे। अगर तुम उसका साथ दोगे तो उसे ये भी बताना कि तुम्हारे साथ साथ मैं और साथ में यहाँ पर यानी बेक क्लैन और साथ में डार्क सेक्टर वो भी उसका साथ देंगे। मैं जाकर डार्क सेक्टर के डार्क लॉर्ड से बात करूंगा और उसके साथ एक अलायंस बनाएंगे। मास्टर बेक उसे कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर से चले जाओ। और हमारा जीवन जो होता है वहीं पर से होरैंग की बॉडी को उठाता है, उस मुच्छड़ की बॉडी को उठाता है। तो मास्टर बेक कहते हैं कि क्या तुम इसे यंग मास्टर जैंग को गिफ्ट में जाकर देने वाले हो, इसे क्यों अपने साथ उठाकर लेकर जा रहे हो। तुम्हारा जीवन उसे उठाता है, उसे कहता है नहीं मास्टर, मैं तो जाकर पहले वी सोयोन से मिलने वाला हूँ। तो मास्टर बेक हैरान हो जाते हैं और कहता है लेकिन तुमने अभी भी तो कहा कि तुम जैंग का साथ दोगे, फिर तुम वी सोयोन के पास क्यों जा रहे हो। तो उसके कान में जाकर कोई बात बताता है। तो मास्टर बेक हैरान होकर उसे कहता है क्या तुम वाकई में ऐसा करने वाले हो। तो उसे कहते हैं तुम्हें नहीं लगता अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे मिस सोयोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो हमारा जीवन कहता है कि हम लोग देख लेंगे, अगर हमने ग्रेट यंग मास्टर को देख लिया तो वी सोयोन मेरे सामने क्या है। और इसी के साथ ही मास्टर बेक कहता है कि तो वाकई में एक
मॉन्स्टर है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर लो। और इसी के साथ जियोन जो होता है वहां पर से मुच्छड़ को उठाकर निकल जाता है। तो रास्ते में जाते हुए हमारा जियोन जो होता है ब्लू स्पिरिट से कहता है कि ब्लू स्पिरिट क्या तुम्हें याद है? वो कहती है क्या मतलब, क्या मुझे याद है? तो हमारा जियोन कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है? तुमने कहा था कि अगर मैं 2 साल से पहले यहाँ पर इवोल्यूशनरी राम में ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो तुम मुझे अपना मास्टर मान लोगी। चलो अब जल्दी से मुझे मास्टर कह के पुकारो। जबकि ब्लू स्पिरिट को वो बात याद आ जाती है और इसी के साथ ही वहां पर ब्ला 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 करना शुरू कर देती है, यानी वो शोर मचाना शुरू कर देती है ताकि हमारा जियोन जो है ना वो उसके सामने कोई बात ही ना कर सके। तो हमारा जियोन थोड़ी देर तक उससे बात करता है, फिर कहा दिया अच्छा ठीक है तू मुझे मास्टर मत कहना, ठीक है बस यहाँ पर चिल्लाना बंद करो। और उसके बाद हमारा जियोन जो होता है वहां पर से आगे चला जाता है। और दूसरी तरफ मास्टर बेक को दिखाता है कि जिन्हें वहां पर वो पीछे छोड़ गया था वो चीजों को रैप अप करने के लिए वहां पर अब यूलियोंग की तरफ देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा होता है। और इसी के साथ ही वहां पर आसपास देखते हैं कोई भी नहीं है, फिर साथ ही उसका एक पाँव तोड़ देते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि इसका एक हाथ तो टूट चुका है, साथ ही इसकी आंख भी जा चुकी है, तो अगर इसका एक पाँव भी तोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कल कुछ हमारे लिए ज्यादा मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा। मैंने वहां पर आते ही से कहा था कि वो लड़का मेरा डिसाइपल है, लेकिन इसके बावजूद इस कमीने ने आगे से मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं की, क्योंकि मैं इस सेक्टर का एल्डर हूँ, इसे कम से कम मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए थी। अब जबकि तुम्हें दुश्मन बना ही लिया है तो फिर कम से कम दुश्मनी को पूरी तरह से निभाया तो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सीजन 1 का एंड हो जाता है और मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 महीने तो जिन्हें लगेंगे ही दोबारा वापस आने में। तो खैर काफी अच्छी सीरीज जा रही थी और बीच में इन्होंने छुट्टी ले ली। तो आपको सीजन 1 ओवरऑल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।